Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all respected Akram, Chairman Department of Eastern Medicine and Surgery, and all the participants and speakers. I am Hajra Shabir, today the host. Firstly, I would like to thank Dr. Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine and Surgery, for organizing this webinar, and I am also thankful to all the participants and all the speakers. In the name of Allah, now I would like to call Rabia. Please share your knowledge about any topic. Please, Rabia. Assalamu alaikum. Are you getting my voice? Hello. Assalamu alaikum. Myself Rabia Rani, and today I will discuss about osteoarthritis. Osteoarthritis is basically a degenerative disease of mucous skeletal system. This disease contains weight-bearing joints which can lead to osteoarthritis. बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस में डिटोरिएशन हो जाती है कार्टिलेज की, और जो कार्टिलेज होता है उसके डिटोरिएट होने की वजह से जो कोंड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कैल्शियम को, वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में जो कार्टिलेज जब डिटोरिएट होता है तो हमारी जो बोन होती है, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी लोअर बैक है, नी होती है, नेक, इस तरह की जो हमारी बोन्स हैं या जॉइंट्स हैं, वो फिर प्रॉपरली वर्क आउट नहीं करते। ओस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है और सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस हम हैं जो किसी और बीमारी की वजह से ना हो बल्कि खुद ही हो, लाइक कि बीमारी की वजह कोई और बीमारी नहीं है बल्कि वो बीमारी बाय सेल्फ अंदर किसी काज की वजह से हुई है, बॉडी के अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से वो डिजीज काज हुई है। और जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये किसी और बीमारी की वजह से होता है। मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट में पहले कोई और बीमारी थी और वो बीमारी जो है फर्दर किसी और डिजीज में चेंज हो गया या इस तरह से उसको उसमें अल्टरनेशन आ जाती है। तो जो सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस है इसकी एटियोलॉजी जो होती है उसमें डेवलपमेंट आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन, न्यूरोपैथी आएगी इसमें, जैसे कि डेवलपमेंटल एटियोलॉजी में हिप डिस्प्लेजिया हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी एटियोलॉजी में गाउट हो सकता है। सिमिलरली इसकी जनरल एटियोलॉजी में ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस की कुछ एटियोलॉजीज में ट्रॉमेटिक एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी में वर्ड यूज कर रही हूँ तो एटियोलॉजी का मतलब होता है इसकी जो वजह है, जो काज बनती है इस बीमारी की, ओस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें ट्रॉमेटिक एटियोलॉजी भी हो सकती है और सर्जिकल एटियोलॉजी। रिस्क फैक्टर्स इसमें जो इसका बेसिकली मेजर रिस्क फैक्टर है वो है बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई जो है बॉडी मैस इंडेक्स होता है। जब बॉडी मैस इंडेक्स इंक्रीज करता है तो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। बॉडी मैस इंडेक्स को जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें पेशेंट का वेट जो कि हम केजी में लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पेशेंट की हाइट पे, तो हाइट हम लेंगे मीटर स्क्वायर में। इनको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो होता है पेशेंट का या किसी भी पर्सन का बीएमआई। कोई भी पर्सन है उसको अपना मतलब वो बीएमआई कर सकता है, लाइक कि किसी को ये है कि मेरी हाइट 5 पॉइंट समथिंग है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो इस फार्मूले के जरिए उसको पता चल सकता है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो हाइट बेसिकली हम फीट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हाइट आपकी होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में।
तो हम जो फीट में हाइट होती है उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले इंच में, देन उसको इंच में कन्वर्ट करने के बाद सेंटीमीटर में, एंड देन सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है, तो ये बीएमआई लेने का तरीका होता है। बीएमआई में मोस्टली ये होता है कि कुछ लोग अंडरवेट होते हैं, किसी का बीएमआई कम आता है, किसी का ज्यादा आता है, बट इन केस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस बीएमआई जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पैथोजेनेसिस इसकी देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कैसे करती है, हाउ डिजीज प्रोग्रेस। तो इसके प्रोग्रेस करने के डिफरेंट वेज हैं, लाइक मैकेनिकल वेज। इसमें सबसे पहले मैकेनिकल इंसर्ट होगा, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, किसी ट्रॉमा की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या एंजाइम के रिलीज होने की वजह से, मतलब जो एंजाइम कॉन्ड्रोसाइट से रिलीज हुआ है वो कोलेजन की डिग्रेडेशन करवा सकते हैं, जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस का काज बनती है। नेक्स्ट इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में मोस्टली देखा गया है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है उसमें क्या फील होता है कि सुबह जब बंदा उठता है ना तो उसकी जो नेक होती है, गर्दन में उसको ऐसी स्टिफनेस सी फील हो रही होती है। वो किस वजह से हो सकती है? मोस्टली जो बच्चे होते हैं हॉस्टलाइज, मोबाइल को ज्यादा यूज करने की वजह से ना उनको नेक स्टिफनेस हो सकती है। इसके अलावा पेन भी होता है। ठीक है, स्टिफनेस मॉर्निंग में होगा और जो पेन फील होता है वो नाइट में। डे टाइम जो होता है वो इसलिए पेन फील नहीं होता क्योंकि डे टाइम हमारी बॉडी जो होती है वो वर्किंग में होती है, लाइक कि हम मूव भी कर रहे होते हैं, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इसलिए डे टाइम हमें जस्ट मॉर्निंग में स्टिफनेस होगी और बाद में वो ब्लड फ्लो करने की वजह से हमें फील नहीं होगा। बट एट नाइट हमें वो स्टिफनेस जो होती है एट नाइट हमें वो पेन में अल्टरनेट होगी। सोने से पहले हमें पेन हो सकता है नेक रीजन के अराउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओस्टियोआर्थराइटिस में वो वाले पार्ट्स जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं जो कि हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं। लाइक नेक जो है, नेक वेट बेरिंग जॉइंट है क्योंकि इसने हमारे पूरे सर को बेयर किया हुआ है। सिमिलरली जो हमारी लोअर बैक है, कोई भी चीज हम उठाते हैं शोल्डर्स पे उठाएंगे तो उसका वेट जो होगा वो लोअर बैक पे जाएगा। सिमिलरली हमारे जो हाथ हैं, हाथों में हम कोई चीज उठाते हैं तो हमारी जो ये रिस्ट होती हैं इन पे हमारा वजन जाता है। ठीक है, इस तरह की जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है इस पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है मोस्टली। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उसमें रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसकी पेन लोकेशन जो होती है वो जो हमारा नी जॉइंट है उसमें होता है ये रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इसके अलावा अगर पेशेंट हमारे सामने कोई आया तो हम उसके ट्रीटमेंट या डायग्नोज के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, देन उसकी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लाइक फिजिकली हमें उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स साइंस पता चल रहा है कि पेशेंट में आया कि उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस है भी या नहीं। ठीक है, इसके अलावा मजीद कंफर्मेशन के लिए हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उसका एक्सरे कर लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करेंगे तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें वाकई इसका कार्टिलेज डैमेज है भी या नहीं, क्योंकि ओस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, ओस्टियोपोरोसिस भी होता है, ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी होता है। तो ये बोन्स की डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, इसलिए हमें टेस्ट वगैरह इसके लिए ना कंपलसरी होते हैं कि हमें क्लियर हो जाए कि पेशेंट को आया कि वही बीमारी है जिस चीज से उसको ट्रीट करना है। देन हम उसको, अगर हमें मतलब कंफर्म हो गया है कि पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। मोस्टली ये होता है कि जो ये वाली डिजीज होती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, इसकी मोस्टली मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, मेडिसिन के थ्रू कम ही इसको ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसकी फिजियोथेरापी की जाती है। लाइक जो लोग होते हैं ना एक्सरसाइज नहीं करते
उनमें इस तरह की सिचुएशन ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज कंपल्सरी होती है हर शख्स के लिए, चाहे वो स्लिम है, मोटा है, कोई भी है। एक्सरसाइज से बंदा एक्टिव भी रहता है और उसकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत रहती हैं। इवन कि उसको उसका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के सेल्स भी डेवलप करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल होती है मॉर्निंग टाइम में स्पेशली। तो इसकी मैनेजमेंट में हम फिजियोथेरापी करेंगे पेशेंट के, ठीक है। एलोपैथिक अगर हम करना चाह रहे हैं उसका ट्रीटमेंट, तो उसमें हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती है ना ड्रग्स, वो देंगे, ठीक है। क्योंकि ओल्ड एज में भी अक्सर लोगों को ऐसे स्वेलिंग्स वगैरह हो जाती हैं, ताकि मतलब उनके घुटने जो होते हैं उनको ऐसे फील हो रहा है कि हम चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, पेन भी फील होता है। तो हम नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उनको यूज करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी में इसकी सर्जरी कुछ इस टाइप की होती है कि हम इंजेक्शन जो होता है ना वो इंसर्ट करते हैं। अगर नी में पेशेंट को नी में कोई मसला है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें इंजेक्शन के थ्रू हम आर्टिफिशियल स्टेरॉइड एंटर करेंगे, ठीक है। जो उसकी बोन जो है वो जो डैमेज हुई है उसको हील होने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हर्बल ट्रीटमेंट अगर हमने करना है, तो हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। एक तो इसकी फिजियोथेरापी करना बहुत जरूरी होता है, और दूसरा बजाय इसके कि हम जो दूसरी मेडिसिन हैं आजकल, उन मेडिसिन की तरफ जाने की बजाय हम इसको हर्बल मेडिसिन से अगर ट्रीट करेंगे ना, तो पेशेंट की अंदर के सिस्टम में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और उसका जो प्रोसेस है हीलिंग प्रोसेस, वो भी स्लोली उसको हील कर देगा। तो इसमें हर्बल मेडिसिन में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है ना करशी की, उसका नेम है नी केयर, ठीक है। नी केयर मेडिसिन है एक। इसके अलावा आप अगर हम दर्द की कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो वो है ओजाई, और ये दोनों टैबलेट होती हैं, ठीक है। ये टैबलेट सुबह शाम देनी होती हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर कोई क्रीम अप्लाई करनी है उस एरिया पे, अफेक्टेड एरिया पे, तो उस क्रीम का नाम है ओजालीन, ठीक है। ओजालीन क्रीम जो है ये भी हमदर्द की है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। ये घुटनों के दर्द के लिए मुफीद है, और ओस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि काफी मशहूर है, इसका नाम है एक्सीरे सेलाजीन। ये भी घुटनों के दर्द के लिए मुफीद है। इसमें ना 84% न्यूट्रिएंट मुश्तमिल होते हैं, इसलिए ये बहुत मुफीद है एक्सीरे सेलाजीन। और ये बेस्ट मेडिसिन कंसीडर की जाती है और फेमस भी है। पहाड़ी इलाकों में ये बनती है। और मतलब ये इतनी कॉमन नहीं है कि आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये है कि ये मुफीद है, पहाड़ी इलाकों में बनती है, वहां से ही इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों का कोई भी मसला है ना उसके लिए ये मुफीद होती है। इसके अलावा हर्बल की मेडिसिन है हयातीन, वो भी आप दे सकते हैं। और कुछ रुमालिया मेडिसिन होती हैं या दूसरी मेडिसिन, तो वो मेडिसिन भी इसके लिए यूजफुल होती हैं। So this is all about osteoarthritis. If you have any question, you may ask. Thank you so much.